सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कोरोना एक बार फिर से सर उठा रहा है और इस वबा का उतार चढ़ाव अभी जारी है और इस मरज़ ने इंसान को ज़हनी मरीज़ भी बना के रख दिया था। लेकिन भला वो वैक्सीन का, जिसने इस वबा का हम जोर कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक तोड़ दिया था। अब दूसरी तरफ मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत कशीदा नज़र आ रही है। ऑपोजिशन से लड़ पड़ी है और हर तरफ टेंशन का माहौल चल रहा है। अब ऐसे में जो मौजूदा सियासी सिचुएशन है, सूरत हाल है, इस पर बात करने से पहले मुला नसीरुद्दीन का एक बड़ा दिलचस्प और मज़ाहिया वाक़या मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि मूड ज़रा खुशगवार हो जाए। अब सुनिएगा ज़रा। मुला नसीरुद्दीन साहब का गधा मर चुका था। सही सुना आपने, गधा मर चुका था और गधे के बगैर उनकी जो ज़िंदगी है ना वो बड़ी कह लें कि मुश्किल हो गई, बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। अच्छा, कई महीनों की मेहनत और मुशक्क़त के बाद उन्होंने कुछ रकम जमा की और एक नया गधा खरीदने की गर्ज से बाजार का रुख किया। अच्छा, मुला नसीरुद्दीन साहब ने अपनी मर्जी का गधा खरीदा और घर की राह इस तरह ली कि वो गधे की रस्सी थामे आगे आगे चल रहे थे और गधा उनके पीछे पीछे आ रहा था। अच्छा, रास्ते में ना चंद ठग किस्म के लोग, ठग लोग समझते हैं ना आप, हमारे मुल्क में भी बहुत हैं, आप अच्छी तरह से समझते हैं। कुछ ठग किस्म के लोगों ने मुला को गधा ले जाते हुए देखा तो वो उनके करीब हो गए और उनमें से एक आदमी गधे के बिल्कुल साथ साथ चलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने आहिस्ता से गधे की गर्दन से रस्सी निकाली और अपनी गर्दन में डाल दी और गधा अपने साथियों के हवाले कर दिया। अब जब मुला अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे और मुड़कर पीछे देखा तो 4 टांगों वाले गधे की बजाय 2 टांगों वाला गधा नजर आया। अब ये देखकर मुला सख्त हैरान हुए और कहने लगे कि सुभान अल्लाह, मैंने तो गधा खरीदा था, ये इंसान कैसे बन गया। अब ये सुनकर वो ठग बोला, हुजूर मैं अपनी माँ का अदब नहीं करता था और अपनी माँ का बहुत नाफरमान था और एक दिन मेरी माँ ने मुझसे तंग आकर मुझे बददुआ दी कि तू गधा बन जा। मैं उस दिन से गधा बन गया, मैं इंसान से गधा बन चुका हूँ। तो मेरी माँ ने मुझे बाजार में ले जाकर फ़रोख्त कर दिया। अब कई साल से मैं गधे की ज़िंदगी बसर कर रहा था। आज मेरी खुशकिस्मती कह लें कि आपने मुझे ख़रीदा और आपकी रूहानियत की बरकत से मैं दोबारा इंसान बन गया। अब ये कहकर उसने मुला के हाथ को बोसा दिया और बहुत अकीदत का इजहार भी किया। अब मुला को ये बात बहुत पसंद आई और खुशी में नसीहत फरमाते हुए कहने लगे कि अच्छा अब जाओ और अपनी माँ की खिदमत करो ताकि तुम दोबारा गधा ना बन जाओ और अब दोबारा कभी उसके साथ गुस्ताखी ना करना। ठग मुला का शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गया। अब दूसरे दिन क्या हुआ, मुला ने किसी से कुछ रकम उधार ली और फिर गधा खरीदने बाजार में पहुंच गए। अब उनकी हैरानी की कोई हद ना रही जब उन्होंने देखा कि वही गधा एक जगह बंधा खड़ा है जो उन्होंने कल ख़रीदा था। वो उस गधे के करीब गए और उसके कान में कहने लगे कि लगता है कि तुमने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया, इसलिए फिर से गधे बन गए हो। अब बात कर लेते हैं सियासत की। ऑपोजिशन इत्तेहाद के खैर ख्वाह उसको इस मतलब कहने के कहते कहते थक गए, इतना कहते कहते थक गए कि हुकूमत से जंग जो है वो पार्लिमान में रहकर लड़ी जाए तो बेहतर होगा ताकि आपकी जमहूरियत का फ़ायदा हो सके। अब यही जो जमहूरी रवैया अगर देखा जाए तो जमहूरी रवैया भी यही होता है, लेकिन ऑपोजिशन सिर्फ जमहूरियत करती है लेकिन प्रैक्टिकली जमहूरियत को शायद समझती नहीं है। और ऑपोजिशन इत्तेहाद के जो अलमबरदार बने बैठे हैं उन्होंने एक ना सुनी किसी की और पीडीएम की जो एहतजाजी तहरीक है उसके दौरान रियासत मुखालिफ बयानिए को खुलकर हवा दी गई। लाख समझाया गया कि अनारकी जो है वो मुल्क के लिए जहर कातिल बन सकती है, मुल्क के मुफाद में नहीं है, मुल्क का नुकसान होगा। मगर ऑपोजिशन इत्तेहाद के जो करता धरते हैं वो कह लें कि इतने ज़िद्दी हैं कि अपनी ज़िद पर कायम रहे, लेकिन इस ज़िद का हुकूमत को तो नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन उल्टा पीडीएम को कह लें कि इतना नुकसान हो कि कहते हैं ना कि लेने के देने पड़ गए, वो सिचुएशन है यहाँ पे। अब इन लोगों की ज़िद कह लें, अना कह लें, इसने पूरी पीडीएम और इसकी एहतजाजी जो तहरीक है ना उसको कह लें कि बुरे तरीके से बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ऑपोजिशन इत्तेहाद के बड़ों ने सियासी बेशऊरी का मुजाहरा किया, लेकिन कहानी में जिस तरह ये जो ठग थे, ठगों ने मुला नसीरुद्दीन को बेवकूफ़ बनाया। उनको लगा कि वाकई वो जो गधा था वो इंसान था और माँ की बात दुआ से वो गधा बन गया और दोबारा उन्होंने गधा देखा तो उनको लगा कि शायद दोबारा मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया तो बेचारा दोबारा गधा बन गया। यानी मुला नसीरुद्दीन ठगों के हाथों बेवकूफ़ बन गए। ठीक इसी तरह से इन लोगों ने भी आवाम को खुलकर बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश की और इनकी कोशिश अभी भी जारी है और साथ ही साथ अपने मुफाद के लिए दूसरों का कंधा इस्तेमाल करना चाहा और अब भी चाहते हैं। और जैसे जैसे ये राज खुलता गया
यानी कह लें कि दूध का दूध पानी का पानी होता गया। तो सेनेट चेयरमैन के इंतखाब में अपोजिशन की सफ़ों में से चंद अफराद ने वोट को इज्जत दी और इनडायरेक्टली हुकूमत का उम्मीदवार चेयरमैन सेनेट बनवा दिया। और अपोजिशन आप कह लें कि टांग तो हुकूमत की खींचना चाहती थी, लेकिन एक दूसरे पर ही टूट कर बरसने लगी। लेकिन नून लीग चिल्लाती रही कि जिस सेनेट में अपोजिशन लीडर का जो लॉलीपॉप है उसे देने का वादा किया गया था। लेकिन एपीसी में होने वाले ये फैसले रात गई बात गई वाले साबित हो गए। और जब अपोजिशन के ज़ाती झगड़े चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का सूरज ना चढ़ा सके, तो फिर पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के इंतखाब का चांद चढ़ा दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए, तो नून लीग हाथ मिलने पर भी मजबूर हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ कि एक दूसरे पर मुतबादिल के जो इल्ज़ाम आते हैं वो लगने का सिलसिला शुरू हो गया। अब आप पीटीएम की सारी एहतजाजी तहरीक ज़रा देखें, गौर करें, ये थी क्या? एक सवाल, एक जुमला, ये क्या थी? क्या आपको नहीं लगता कि अपोजिशन जमातों ने एक दूसरे को सियासी उल्लू बनाने की हर मुमकिन कोशिश की? यानी हर तरह की टर्म यहाँ यूज़ की जाती है ना कि सियासी ये, सियासी वो, जमहूरी ये, तो इसको क्या हम कहें कि सियासी उल्लू बनाने की कोशिश करें, एक दूसरे को जमहूरी उल्लू बनाने की कोशिश करें? क्या कर रहे हैं आप? और मुस्लिम लीग नून ने पूरी कोशिश की कि वो पीपल्स पार्टी के कंधे पे चढ़ जाए बकायदा और रियासत मुखालिफ बयानी की बंदूक चलाए और अपने मन की मुरादें हासिल कर ली। मुराद नहीं कहूँगी, मुरादें कहूँगी, इनकी इतनी ख्वाहिशात हैं कि किस किस ख्वाहिश का मैं जिक्र करूँ आज। मुराद नहीं, ये मुरादें हैं, ख्वाहिशात हैं इनके दिलों में। लेकिन पीटीएम के जो कराची का जलसा था ना, उसमें मुस्लिम लीग नून का ये जो मनसूबा है ना, कह लें कि बुरी तरह से पिट गया, नाकाम हो गया, फ्लॉप हो गया। जब नून लीग के कायद को तकरीर ना करने दी गई और मुस्लिम लीग नून और जेयूआई ने इस्तीफ़ों का खेल रचाया, पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ों वाली ऑप्शन को अपना आखिरी हथियार के तौर पे अपनाया और बाद में मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफ़े नहीं दिए और इसका ज़िम्मा पीपल्स पार्टी पर डाल दिया। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लाने का इसलिए सोचा कि अगर यहाँ तीर से शिकार हो जाता है तो फिर विफाक में हुकूमत कमज़ोर हो सकती है और कमज़ोर हुकूमत पर वार करके उसको गिराने में आसानी होगी। लेकिन यहाँ मुस्लिम लीग नून अपने मुफाद को सामने रखकर हमेशा की तरह साथ देने से पीछे हट गई, क्योंकि नून लीग को ये डर था एक्चुअली कि पीपल्स पार्टी कहीं उसके साथ हाथ ना कर जाए। इसीलिए पंजाब में इन्हें उस तब्दीली का मंसूबा चौपट हो गया। अब इस मंसूबे के चौपट होने से पीपल्स पार्टी जो पहली नून लीग के माजी को लेकर शक्को शुबे का शिकार थी, बल्कि शकूको शुबात कहूँ तो गलत नहीं होगा, शकूको शुबात का शिकार थी, उसे यकीन हो गया कि अब इन तिलों में तो तेल नहीं है। और पीपल्स पार्टी पहले भी कई बार नून लीग की बेवफाइयों का शिकार हो चुकी है और नून लीग की फितरत से, और अब भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी को मज़ीद कह लें कि तल्ख तजर्बात का सामना करना पड़ा। अब तजर्बात इतने ज़्यादा हो गए, तलखियाँ इतनी ज़्यादा हो गई, तजर्बात की तलखी थी जिसने बिलावल के लहजे में तलखी भर दी और उन्होंने मुस्लिम लीग नून पर कहते हैं ना जम के चढ़ाई करना, वो कर दी। इसी को कहते हैं ना जम के चढ़ाई करना। देखिए ज़रा क्या कहते हैं। अच्छा, मैं इस क्लिप से पहले पीपल्स पार्टी के जो नून लीग के हवाले से तल्ख तरीन तजर्बात हैं उनकी बात कर रही थी। अब वो जो तल्ख तजर्बात हैं वो क्या थे वो मैं आपको बताऊंगी। आसिफ अली जरदारी साहब के सियासी बड़े भाई नवाज शरीफ साहब ने उन्हें फंसा कर इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिया। जरदारी साहब से पहले ज़बरदस्ती इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान दिलवाया गया, फिर बाद में नून लीग के कायद ने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ इजहार ला ताल्लुकी कर दिया। यानी कितने सियाने थे, ज़रा सोचिए। बेनज़ीर भुट्टो शहीद पर नून लीग के कायद ने जाली मुकदमे बनाए, उन्हें दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया और क्या क्या किया आपको पता है, किरदार कुछ तक कर दी। अब फिर आसिफ अली जरदारी साहब को जेल में भी रखा गया, उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद तक किया गया। आसिफ जरदारी साहब की ज़बान काटने का इल्ज़ाम भी नून लीग के दामन पर लगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी इस जुर्म का जिम्मेदार जिस लीगी रहनुमा को ठहराती है, नून लीग उसे उनका कारनामा समझती है और मौसूफ आजकल सेनेट के मेंबर भी हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के दिए गए ज़ख्मों के बावजूद पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए, ज़रा गौर कीजिएगा जुमले पे, इन ज़ख्मों के बावजूद, तल्ख तजर्बात के बावजूद पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए फिर से साथ चलना चाहा, यानी सियासी मेचोरिटी का सबूत दिया, बिल्कुल दिया। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को ज़हनी अजियत पहुँचाने के लिए उसी आज़म तारड़ को सेनेट का ऑपोजिशन लीडर बनाना चाहा, जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में नामजद पुलिस अफसरान का केस लड़ा था। ये नून लीग के लिए भले मामूली सी बात हो, पीपल्स पार्टी के लिए मामूली बात नहीं थी, ना हो सकती है, ना कभी होगी। अच्छा, बिलावल उन ज़ख्मों को भी नहीं भूले,
इसलिए आज उन्होंने नून लीग की आला क़यादत का नाम लिए बगैर लताड़ के रख दिया। बिलावल के कहते हैं कि सियासी हलीफ साथ मिलकर कठपुतली को गिराने में संजीदा नहीं। क्यों संजीदा नहीं है? बिलावल इस बात की वजाहत करते हुए कहते हैं कि 3 साल से इस कठपुतली का मुकाबला कर रहे हैं और अपने सियासी मुखालिफिन को मिलने जेल तक पहुंचे। ज़िमनी इलेक्शन में हमने इमरान खान को शिकस्त दी, जबकि हमारे दोस्त ये चाहते थे कि ज़िमनी इलेक्शन इमरान को तोहफे में दें। और बिलावल ने अपना दुख बताते हुए कि हमने बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने का सोचा था, ज़रदारी को अस्पताल से लेकर आए, लेकिन इधर देखा तो खामोशी थी। हम उम्मीद रखते थे कि शहबाज शरीफ और मौलाना अपने अपने मेंबरान से पूछेंगे कि वो असम्बली इजलास में कहाँ थे। और बिलावल ने यह भी कहा कि अब भी वज़ीर आज़म व वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए तो वो साथ देने को तैयार हैं। अब भी बड़े दिल का मुजाहरा बिलावल कर रहे हैं देखा जाए तो। लेकिन बिलावल ने नून लीग की नायब सदर पर जो तीर चलाए ज़रा वो सुनिएगा। कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी के पाँव नहीं पकड़ेगी। आप कहते थे आर या पार होगा, अब आप पाँव पकड़ रहे हैं। नून लीग का जो नजरियाती सफ़र है वो आर पार से होते हुए पाँव पकड़ने तक पहुंच चुका है। अब देखा जाए तो बिलावल ने बात तो बड़ी कर दी और नून लीग के नायब सदर और जमात के सदर शहबाज शरीफ साहब को भी खरी खरी सुना दी और साफ साफ ये भी बता दें कि पाँव पकड़ने की रिवायत किसकी रही है। और हकीकत भी यही है। नून लीग के साबिक दौर में सैफुर रहमान जो एहतसाब की छुरियाँ अपने मुखालिफिन पर चलाने के लिए मशहूर थे, वो बाद में जरदारी साहब के पाँव के करीब बैठ। जरदारी साहब ने जो ज़ख़म उठाए हैं वो नून लीग से उठाएं, नून लीग से, इसी नून लीग से। इसलिए वो नून लीग की कह लें कि रग रग से वाकिफ़ हैं और पहले भी वो नून लीग के अंदाज़े सियासत पर सवाल उठाते रहे हैं और अब भी उठा रहे हैं। जरदारी साहब का क्लिप चलाइएगा। अच्छा नाज़रीन, कहते हैं कि मशवरा एक अमानत है, अमानत होता है, लेकिन जरदारी साहब किसी भी तौर पर इस अमानत में ख़यानत नहीं करना चाहते। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप मियाँ साहब को मशवरा नहीं देंगे कि वो वापस आ जाएँ, उस पर क्या कहा उन्होंने कि मैं किसी को मशवरा नहीं दूंगा, जो आना चाहे आ जाए। फिर सहाफ़ी ने पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि मियाँ साहब और आपके लिए अलग कानून है? तो जरदारी साहब ने सवाल का जवाब इस तरह दिया कि मियाँ साहब का डोमिसाइल मेरे डोमिसाइल से बेहतर है। अब जरदारी साहब की बातों से आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून से दूर होना चाहते हैं, उनके किसी मामले पर कोई बात करना ही नहीं चाहते हैं। और जरदारी साहब कितने स्मार्ट हैं, कितने ज़हीन हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, इस पर तो किसी को शक होना ही नहीं चाहिए, सब जानते हैं। अब पहले जब जरदारी साहब ने पीडीएम के इजलास में नवाज शरीफ साहब को वापस आने का मशवरा दिया था, उस पर मरियम नवाज और नून लीग ने, आपको याद होगा, बड़ा तूफान मचाया था। पीडीएम की नाकामी के बाद पीपल्स पार्टी पर डील के इल्ज़ाम लगने शुरू हुए, लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब की रिहाई और ग्रैंड डायलॉग की बातों को लेकर यही इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी की तरफ से लगाए गए। अब आज जरदारी साहब ने भी ये कहकर कि मियाँ साहब का डोमिसाइल उनसे बेहतर है, एक तंज की है। अब क्या यही वजह कि आसिफ अली जरदारी साहब पेशियों पर पेशियाँ भुगत रहे हैं और नून लीग के कायद आराम से बाहर बैठे हुए हैं? जरदारी साहब ने मुफाहमत और मज़ामत की सियासत करने का जो बॉल है वो बिलावल की कोर्ट में डाल दिया और अब बिलावल अपने मुखालिफिन से मज़ामत कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दोस्ती की बातें करने वाले अंदर खाते क्या करते हैं, पाँव पकड़ कर डील करना चाहते हैं। एक होता है डील करना, ज़रा गौर करें नाज़रीन, और एक होता है पैरों में पड़ के डील करना। ज़रा गौर करें, पाँव पकड़ कर डील करना। अब इसीलिए लग ऐसा रहा है कि जो 90 की दहाई है ना, उसकी सियासत वापस आ चुकी है। दोनों जमातों की नई लीडरशिप भी अपने बड़ों के नक्शे कदम पर चल रही है। जारी बात है, जो नई लीडरशिप है, यंग लीडरशिप है, वो अपने बड़ों से सीखेगी, उनके तजर्बात से सीखेगी, जो एक दूसरे पर अब लफ्ज़ों की गोलाबारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद नाक है। अब इसलिए अब दोनों जमातें अगले इंतखाब की कहने की तैयारी कर रही हैं। अब सबका फोकस है कि अगले इंतखाब की तैयारी की जाए। शाहिद खान साहब तो बीमार मियाँ साहब को, जिनको पता नहीं कितनी बीमारियाँ हैं, उनको मुल्क का निज़ाम संभालने के लिए जो कह लें कि बग़ैर ऑपरेशन के वापस बुलाने के लिए तैयार हैं। क्या कहते हैं वो, ज़रा सुनिएगा उन्हीं की ज़ुबानी। कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने की जो कोशिश है ना, अब भी ज़ोरों शोर से जा रही हैं। हमारे रहबर अब भी ये समझते हैं कि हमारी अवाम का हाफिज़ा बड़ा कमज़ोर है, बड़ी बेवकूफ़ अवाम है, जबकि अब हकीकत ये कि जो अंदाज़ हैं वो बदल चुके हैं, सोच का ज़ाविया हर तरह से बदल चुके हैं। यानी कह लें कि ये बेचारी अवाम जो है ना, धोखे खा कर बड़ी समझदार होगी। कहते हैं ना, जितनी ठोकर लगेगी आप उतने समझदार होंगे। तो इन्हीं लोगों ने अवाम को इतने धोखे दिए कि अवाम अच्छे तरीके से समझ चुकी है इन लोगों की नफ्सियात को भी, और अवाम बड़ी समझदार हो चुकी है। अब लीगी रहनुमा पहले भी कहते रहे कि नवाज शरीफ साहब के 3 ऑपरेशन होने हैं,
लेकिन साथ ही दिल की बात ज़बान पर लाते हुए बोल उठे कि अगर हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा तो बता दें नवाज शरीफ साहब फ़ौरन मुल्क वापस आ सकते हैं। यानी अगर नवाज शरीफ साहब, आप बात तो ज़रा गौर करें, अगर नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार की कुर्सी मिल जाती है ना तो सारी बीमारियाँ मुक गई, सारी बीमारियाँ ख़त्म हो गई, फिर नवाज शरीफ साहब दौड़ कर आ जाएंगे बगैर किसी बीमारी के, फिट होके, बगैर ऑपरेशन के। इस बात पे ज़रा गौर करें। यानी नवाज शरीफ साहब की बीमारी एक ही है, इक़्तिदार की कुर्सी। वज़ारत उज़्मा की कुर्सी जिस दिन नवाज शरीफ साहब को मिल जाए, जो कि नहीं मिल सकती, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मुकम्मल फिट हो जाएंगे, किसी ऑपरेशन के बगैर फिट हो जाएंगे। असल बीमारी है इक़्तिदार की कुर्सी। अब ऐसे में सवाल एक और है कि जो नवाज शरीफ साहब की बीमारी है, क्या वो अदालतों से बचने के लिए थी? यानी वहाँ जो गए वो बीमारी का बहाना करके या जो भी है, सज़ा से बचने के लिए गए और इक़्तिदार मिलेगा तो वही बात कि क्या बीमारी एक दिन में ख़त्म हो जाएगी? दिन क्या, घंटों में, मिनटों में ख़त्म हो जाएगी? शायद खान नवाज़ साहब की बात से तो यही लगता है। अब मैं क्या कहूँ इस पर। शायद खान नवाज़ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखा है और उन्होंने फैसला किया कि अब वो हील वाली सियासत नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर अब पाँव किसके पकड़े जा रहे हैं और किस मकसद के लिए पैर पकड़े जा रहे हैं? अगर नून लीग नजरियाती है तो फिर नून लीग की जो नायब सदर हैं वो किस बात की ज़मानत हासिल करना चाहती है? आपको समझ आती है इन लोगों की? ज़रा सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी मैं समझाती हूँ। यानी अब सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया बात से कि मसला नवाज शरीफ साहब की बीमारी नहीं है, ज़मानत है कि वो वापस आ जाएं, उनके केसेस ख़त्म हो जाएं। यानी इंसाफ क्या चाहते हैं आप? अगर वो वापस आ जाते हैं, नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दिया जाए, मरियम साहिबा ये कहती हैं, तो वो वापस आ जाएंगे। अपनी मुँह ज़बानी कह रही है ना ये मरियम साहिबा कि इनके वालिद को अगर इंसाफ दिया जाए तो वो वापस आ जाएंगे, रातों रात वापस आ जाएंगे। यानी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, बगैर ऑपरेशन के वापस आ जाएंगे। इंसाफ किस तरह का चाहिए इन्हें? जिसमें तमाम मुकदमात ख़त्म हो जाए, वो पूछे ही ना इनको कुछ भी, नाहली की कत्ल हो जाए और उनको वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा दिया जाए, ये ले जी मियाँ साहब आप दोबारा वज़ीर आज़म बन गए। फिर क्या इन शराइत की बिना पर मियाँ साहब वापस आ सकते हैं? अब सिंपल एक सवाल पूछूंगी कि अगर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर उनको बिठा दिया जाए, उनके तमाम केसेस, उनके मुकदमात ख़त्म हो जाए, नाहली की सज़ा मुअत्तल हो जाए और उनको किसी तरह वज़ीर आज़म बना दिया जाए, कुर्सी पे बिठा दिया जाए, तो क्या उनकी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी? ये सवाल मैं डॉक्टर से पूछती हूँ, जितने भी डॉक्टर्स मुझे सुन रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात कर लेते हैं कुछ मुल्की मईशत की। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल इजाफे की वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का खदशा है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाला वक्त कड़ा साबित हो सकता है और बहुत कड़ा। खाम तेल की कीमत बतदरीज बढ़ते बढ़ते अब $77 फ़ी बैरल तक पहुँच गई है, जो पिछले साल इसी अरसे में $43 फ़ी बैरल थी। अच्छा अब नाज़रीन, हुकूमत के पास पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने के ऑप्शन इंतहाई काम है, क्योंकि कीमतें बढ़ाने का सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो लेवी में कमी कर लेना है, जो इस वक्त पेट्रोल पर सिफर है और डीजल पर सिर्फ ₹1.90 फ़ी लीटर है। अच्छा, माजी में भी पेट्रोल और डीजल पर जो लेवी है वो ₹30 फ़ी लीटर तक रही, लेकिन हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए इसे कम करते करते कह लें कि आखिरी हदों तक भी जा पहुंची। अब अहम सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हुकूमत आलमी मंडी में खाम तेल महंगा होने का बोझ किस हद तक अवाम पे डाल सकती है और ख़ुद कितना बोझ बर्दाश्त कर सकती है। अच्छा, दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर बराए सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार साहब ने नई जो ऑटो पॉलिसी है वो मुतारिफ करवाते हुए कहा है कि पहली बार गाड़ी खरीदने वालों के लिए डाउन पेमेंट 20% कर दी गई है और उन्होंने कहा है कि जो भी गाड़ी खरीदेगा उसको अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी होगा। और नई पॉलिसी के तहत 660 सीसी गाड़ी की कीमत ₹1,05,000 कम हो गई है और जो 1000 सीसी गाड़ी है उनकी कीमत में, 1000 सीसी गाड़ियों की कीमत में ₹1,42,000 तक कमी हो गई है। अच्छा, वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हमारी हुकूमत ने मुल्क की माशी समत को दुरुस्त कर दिया और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनमें अब इस्तेहकाम नज़र आना शुरू हो गया है। अच्छा, हुकूमत ने बजट में जो टैक्सेस हैं वो भी कम कर दिए हैं, गाड़ियों की कीमतों में जो कमी हुई है और उसके अलावा जो ड्यूटीज़ हैं टैक्स आवाम को रिलीफ दिया गया है। अब सवाल है कि क्या हुकूमत के पास, हुकूमत के इस बजट से जो आवाम है वो मुतमईन है या आवाम अभी भी गिले शिकवे करती नज़र आती है, या आवाम अगर मुतमईन है तो किस हद तक मुतमईन है?
इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। माहिर मौशियत किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं जमील फ़ारूकी, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। हुकूमत आलमी मंडी में खाम तेल महंगा होने का जो बोझ है वो डॉक्टर साहब किस हद तक अवाम पर डाल सकती है और ख़ुद ये बोझ कितना बर्दाश्त कर सकती है आपके मुताबिक? देखिए, बुनियादी बात यह है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो पहले तो बात यह है कि हमारा फार्मूला गलत है। वो फार्मूला गलत ये है कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमारा टैक्स बढ़ जाता है। यहाँ पर आप ये करें कि फी लीटर पर मुकर्रर कर दें कि जी हम इतना देंगे। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं या रुपए की कदर गिरती है, दोनों सूरतों में हुकूमत का टैक्स भी बढ़ जाता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मुनाफा भी बढ़ जाता है, तो आवाम के ऊपर उसका बोझ पड़ता है। तो पहले तो ये सिस्टम ठीक होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, ये जो पेट्रोलियम लेवी है ना, इसको आप नरम से नरम अल्फाज में भत्ता कह सकते हैं, तो इसका तो कोई जवाज ही नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर इशरत जो 1999 से अब तक किसी न किसी पोजीशन में रहे हैं, उनका बयान एज ए गवर्नर स्टेट बैंक ये था 2003 में कि अगर हम टैक्सों की चोरी रोक लें तो पेट्रोलियम लेवी सिफर हो जाएगा और जनरल सेल्स टैक्स जो है तमाम अशिया पर वो आ जाएगा 5%। अब आप ये देखिए कि हमारा जो सबसे बड़ा टैक्स का आइटम है वो है जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जनरल टैक्स, सेल्स टैक्स 17% तक लेते हैं आप। तो जब आप तमाम अशिया पर 17% या उससे कम लेंगे और टैक्सों की चोरी होने देंगे, तो खुद इशरत साहब के बयान के मुताबिक, और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही था, तो पहली तो चीज़ ये कि पूरा स्ट्रक्चर ही गलत है। जिस दिन कौम को ये समझ में आ गया कि इमरान खान साहब की जो 10 नुकाती हिकमत अमली थी, अगर उस पर आप अमल नहीं करते, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप लाख पैकेजेस बना लें, लाख लीपापोती कर लें, लाख एक दूसरे को बेवकूफ़ बना लें, लाख IMF से मोहलत मांग लें, लाख उधार तेल ले लें, लाख G20 से कहें जनाब बर्बाद हो गए, आप हमें मोहलत दे दें, ये सारा खेल आप करते रहें। मैं बिल्कुल, जितना मुझे इस्लाम पर यकीन है, इतना इस बात पर यकीन है कि टैक्सों के निज़ाम की इस्लाह, तवानाई के शोबे की इस्लाह और मईशत को दस्तावेजी बनाना, वफाक और सूबों का हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाना, एमनेस्टी स्कीमों का खात्मा करना, ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की मईशत को 8 से 10% पे ले जाएंगी। और पाकिस्तान में अफरात ज़र जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4% होगा और तालीम के और शोबे के लिए आपके पास रकूम होंगी। हम ये चीज़ें नहीं कर रहे क्योंकि ताकतवर तबकों के मुफादात हैं। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप जितनी स्कीमें बना लें, 1980 से आप देखते आ रहे हैं आज तक जो है। अब देखिए, बांग्लादेश के 50 साल पूरे हुए, उन्होंने एक पूरा चार्ट बना दिया कि जी हम तो गरीब मुफलिस लोग थे। आज हम देखें तो पाकिस्तान से बरामदात में आगे हैं, रिजर्व्स में आगे हैं, तालीम में आगे हैं, सेहत में आगे हैं, फीकस आमदनी में आगे हैं, तमाम चीज़ों का उन्होंने बता दिया। और उनके पास वसाइल बहरहाल हमसे कम है। अब हमें सोचना पड़ेगा कि ये ड्रामा बंद कर दें, मेरे मुल्क के पास सब कुछ है, ये कुछ नहीं होगा। ये जो लीपापोती आजकल हो रही है, ये कुछ IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और आपसे IMF से आपने बजट जो है उसके खिलाफ बना लिया, उन्होंने आपकी किस्त रोक ली और जुलाई में जो आपसे मुज़ाकरात होने थे वो उन्होंने मुलतवी कर दिए और कहा जी हम सितंबर में आपसे बात करेंगे। अब वो सितंबर के लिए कुछ लीकापोती शुरू हो गई। क्या हमें पता है कि आपने बजट की बात की, आवाम की बात की? मैं एक बात आपको बता दूं, इसमें यह है कि एक आदमी जिसने के कौमी बचत स्कीमों में पैसा लगाया, जिसकी टोटल आमदनी जो है वो 50,000 है, उस पर 30% टैक्स। तो 30% टैक्स, तो क्या आप 1% टैक्स नहीं ले सकते? इसलिए कि 6 लाख से कम आमदनी पर टैक्स लेना गैर कानूनी है। तो हमने किस खुशी में, अब कभी फाइनेंस मिनिस्टर से पूछें, जो है आपके, उनसे पूछें आप FBR के चेयरमैन से कि भाई 6 लाख से ऊपर तो टैक्स नहीं होता, आप उसको नॉन फाइलर कह के उसको जलील कर रहे हैं। और 30% टैक्स, किस बात का 30% देगा आप मुझे बताइए। दूसरी तरफ इन्होंने ये किया स्टेट बैंक ने, मैं आपको बता रहा हूँ कि आग से खेल रहे हैं। मनफी शरह सूद क्या होता है? बड़ी तबाही होती है। मनफी शरह सूद ये होता है कि अफरात ज़र जो है आपका ज़्यादा है और शरह सूद आपने कम कर ली, उससे आप कम क्या कर रहे हैं कि कर्जे कम शरह पे दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है। लेकिन जो कौमी बचत स्कीमों में लोग पैसा लगा रहे हैं, बेवाएँ हैं, यतीम हैं, उनको भी तो कोविड-19 आया, उनका आपने मुनाफे की शरह गिरा दी। ये उसके अलावा है जो मैंने आपको बताया 30% नॉन फाइलर्स का, जिनकी इधर पे है ही नहीं टैक्स। लेकिन दूसरा जुल्म ये किया कि स्टेट बैंक ने 500 अरब रुपया आवाम से 2 करोड़ 15 लाख लोगों से खींचा है गैर कानूनी तरीकों से। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 40A, 26A4 और आईन के शिक 3, ये इतना गैर कानूनी फेल था कि 500 अरब जो है एक साल में खींच चुके हैं।
कि मैं इतना परेशान हो गया कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन डाल दी कि जनाब ये तो 184(3) के तहत मुफाद आम्मा का केस है, न स्टेट बैंक के पास इख्तियार है न मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, क्योंकि खाते हैं प्रॉफिट ऑन लॉस शेयरिंग। तो आप इस तरीके से अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके जो कंस्ट्रक्शन के शोबे को आप कहते हैं कि जी हम वो नहीं लेंगे, तेल के शोबे में आप IMF से ये कह रहे हैं कि जी आप हमें थोड़ी सी मोहलत दे दें, बिजली के नरखों में हम आपको बाद में बढ़ा देंगे, तो इस तरीके से मईशतें नहीं चला करती हैं। मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूं कि आप ये देख लीजिए कि 1980 से आज तक मैं देख रहा हूं, 1993 से अब तक 7वीं मरतबा हम IMF के पास गए, सब ने कहा कि जी हम जो है दिवालिया हैं, सब ने ये कहा कि हमने मईशत ठीक कर दी, अब हमने ये कहा कि जी हम मुस्तहकम कर दिया, अब हम जा रहे हैं रिलीफ की तरफ। लेकिन इस बजट में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिलीफ दिया गया है उससे 2.5 गुना वापस लिया गया है, 2.5 गुना उससे वापस लिया है, तो आवाम के लिए उसमें है कि दूसरी आपको एक जुमला सिर्फ बता दूं, इसमें यह कहा गया है कि सूबे 570 अरब रुपया फाजिल देंगे। अब पंजाब ने भी नहीं दिया जहां इनकी अपनी हुकूमत है, तो 555 अरब रुपए का झटका लग चुका है ऑलरेडी। तीसरी बात मैं बड़ी अहम एक बता दूं, बेसिक बात है कि हमारे जो रेवेन्यूज हैं 5,830 अरब रुपए बजट में जो रखे गए और 2,100 अरब रुपए नॉन टैक्स हैं, ये 7,900 अरब रुपए वफाक के पास हैं, 3,400 अरब रुपए सूबों के पास चले गए, अब उनके पास बचते हैं 4,500। इससे तो कर्जा और सूद ही नहीं पूरा हो रहा, यानी अगर ये हासिल भी हो जाए तो कर्जा और सूद ही होगा तो पूरा मुल्क कहाँ पे चलेगा। तो इसको हमें कौम को ये पूछना चाहिए, जनाब टारगेट रखे हैं जिसको आप बहुत बड़ा टारगेट, तो ये तो मुल्क चलेगा नहीं उससे। तो ये बुनियादी हकाइक मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। आवाम के लिए कुछ नहीं है, मईशत के लिए कुछ नहीं है, इसमें मसाइल पोस्टपोन किए गए हैं, लेकिन मसाइल को पोस्टपोन किया गया है, मसाइल हल नहीं की गई, कोई इस्लाहात इसमें नहीं है। और ये आप देखेंगे कि इसको हमारे एज द ईयर गोज ऑन हमारे लिए मईशत में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, खुदा न खास्ता। ठीक है जी, ठीक है ठीक। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से जमील फारूकी को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जमील आपकी तरफ आना चाहूँगी। अच्छा जमील, इससे पहले भी हुकूमतें आई हैं जिन्होंने बजट में अवाम पे टैक्सों का बाकायदा बोझ डाला, लेकिन इस हुकूमत ने हमने देखा कि बजट में टैक्स कम किए हैं और गाड़ियों की कीमतों में खासतौर पे कमी की गई है। आप कैसे देख रहे हैं इस हुकूमत की जो माशी पॉलिसीज़ हैं और कारकर्दगी है, क्योंकि टैक्स कम करना बहरहाल अवाम को रिलीफ देने के मुतरादिफ होता है, फिर गाड़ियों की कीमतों में कमी करना, कैसे देखते हैं? देखें, बहुत शुक्रिया फिजा। सबसे पहले तो डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माशाल्लाह बहुत बड़े माहिर मुआशियात हैं, उनके साथ बैठना इटसेल्फ मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। उन्होंने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं, एक तो लेवी जो है पेट्रोलियम लेवी इटसेल्फ एक भत्ता है, दूसरा इंटरेस्ट रेट को माइनस में कर देना, ये बहुत बड़े अलमिया की बात है। इन दोनों को वही समझ सकता है जो मईशत के अशारियों को समझता है। अच्छा, आपने शुरू में एक सवाल किया कि इंटरनेशनली पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही हैं तो पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो मैं इसको काउंटर आर्गूमेंट के तौर पर यूं कहूंगा कि जब इंटरनेशनली पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुई थी तो पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ था। एक तो ये आप देख लीजिए कि जब आपने 25 रुपए पेट्रोल किसी दौर में कम किया था तो कितने ऐसे पेट्रोलियम डीलर्स थे जिन्होंने पेट्रोल स्टॉक को रोक दिया था और लोगों तक सिर्फ हाई ऑक्टेन बड़ी महंगी प्राइस में मिल रहा था, नॉर्मल पेट्रोल तो मिल ही नहीं रहा था। आज खुसरो बख्तियार साहब ने जिस तरह आपने कहा कि गाड़ियों की कीमतें कम होने के हवाले से कहा और हर गरीब के हाथ में गाड़ी होनी चाहिए, इसमें दो बड़े पर्टिकुलर आर्गुमेंट हैं। इसको एक इकोनॉमिस्ट ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। आम आदमी तो ये चाहेगा, पब्लिक ये चाहेगी कि एक ठेले वाले से लेकर एक आम आदमी तक, एक सिक्योरिटी गार्ड तक सबके पास गाड़ियां हों, लेकिन आपका बैलेंस जो होता है ना, इकोनॉमिकल इको बैलेंस जो होता है, उसको अगर आप इम्बैलेंसमेंट की तरफ ले जाते हैं ना तो आप सिस्टम नहीं चला पाते। हम आप देखें कि अगर 22 करोड़ लोगों के पास गाड़ियां आ जाएं, फर्ज किया उसमें से अगर 22 करोड़ में से 15 करोड़ लोग जवान हो और उन सब के पास पैसा भी हो और वो सब गाड़ियां ले लें, तो आपकी रोडों का क्या हाल हो, आपके जो तमाम इको फ्रेंडली मामला है उसका क्या हाल हो, तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। और एक और इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर ये कि आपने 1.5 से 2 लाख रुपए कमी तो कर दी गाड़ियों की कीमतों में, लेकिन इस बात की कौन गारंटी देगा कि जब गाड़ियां लेने के लिए लोग जाएंगे तो वही जो डीलिंग माफिया बैठा हुआ है जो गाड़ियां प्रोवाइड करता है, मैन्युफैक्चरर है, वो ओन के नाम पर तकरीबन कोई 10 लाख रुपए और भी बढ़ा देगा। सप्लाई और डिमांड का फैक्टर होता है। तो खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर पॉलिसी मेकिंग बेहतर है। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान कुछ बेहतर चीजें की गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसला पॉलिसी मेकिंग का या बजट ड्राफ्टिंग का नहीं है। ये बजट हमेशा से इसी तरह ड्राफ्ट होता रहा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला एनफोर्स करने का है, लॉज एंड रूल्स को रेगुलेट करवाने का है।
एडमिनिस्ट्रेट करवाने का है, लोगों को सही समरात उन तक पहुंचाने का है। गाड़ी सस्ती कर देना मसला नहीं है। पेट्रोल भी सस्ता किया था आपने, मिला लोगों को? नहीं मिला। गाड़ी सस्ती आपने कर दी, लोगों को मिलेगी, इस बात की गारंटी कौन करेगा कि वही जो मैन्युफैक्चरर माफिया है या डीलिंग माफिया है वो गाड़ियों की सप्लाई को शॉर्ट करके उसकी कीमतें इतनी बढ़ा देगा, जहां आपने 2 लाख रुपए कम किया है वहां अगले को 8 लाख ऊपर भरना पड़ जाए। और ये इस मुल्क में हो रहा है, होता है। तो इसको कौन इंश्योर कराएगा कि ठीक है या नहीं है? हाँ, कुछ खुशखबरियां हैं, जैसे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में कोविड से डील करने वाले 50 ममालिक की फहरिस्त शाया हुई, तो उसमें पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। दैट्स ए गुड थिंग फॉर पाकिस्तान, इट्स ए गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान ने इसमें प्रोग्रेस की है, तीसरे नंबर पर है। इंडिया का इसमें 48वां नंबर है, इजराइल 9वें नंबर पर है, पहले नंबर पर हांगकांग है। तो इसका सारा क्रेडिट एनसीओसी और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को जाता है। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, अगर आपकी अच्छी पॉलिसीज के समरात पब्लिक तक नहीं पहुंचते हैं तो आप जितना चाहे आप बजट ड्राफ्टिंग में, पॉलिसी मेकिंग में मेहनत कर लें, आपको इसका फायदा नहीं होने जा। ठीक है जी। सो डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब अगर हुकूमत ने जो पेट्रोलियम लेवी वो ना बढ़ाई और जो जीएसटी है वो भी कम किया, तो फिर इससे जो टैक्स अहदाफ हैं वो हासिल करने में आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है हुकूमत को? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जो हमारे इनके 3 साल हमारे गुजरे हैं इस हुकूमत के, उसमें जो अहदाफ इन्होंने रखे थे उससे 2400 अरब रुपया कम वसूल हुए हैं। अब जो हालात जिस तरीके से जा रहे हैं, तो अभी तो ये सितंबर तक तो मेरे ख्याल से ये रिकवरी वगैरह इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे, क्योंकि सितंबर में आईएमएफ ने दांत तेज किए हैं और वो हमारे साथ बात करेंगे और वो कुछ ना कुछ वो शिकायतें भी करेंगे कि जनाब आप ये रुपए की कदर को थोड़ा सा और गिरा दीजिए, शरह सूद वो बढ़ाने की बात करेंगे, कुछ इजाफी टैक्स लगाने की बात करेंगे, वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा। लेकिन आप इस तरीके से देखें कि इन्होंने 1100 अरब रुपए का इजाफा दिखाया है इस साल टैक्सों में, 1100 अरब रुपए का, और जो पिछले 3 वर्षों में इजाफा हुआ है मजमूई तौर पर वो 900 अरब का हुआ है। लेकिन ये 1100 ये कोई 5800 का बड़ा हदफ नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो खुद फरमाया था कि मैं 8000 अरब रुपया इकट्ठा करके दिखाऊंगा। उस हिसाब से इस साल का जो हदफ होना चाहिए था, जो मेरे मुल्क की पोटेंशियलिटी है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, हमारी जो पोटेंशियलिटी इस वक्त है वो है 10,000 अरब रुपया उस वक्त जबकि जीएसटी 17 से 5% हो और पेट्रोलियम लेवी 0 हो। इसलिए कि 25,000 अरब का तो ब्लैक जो है काला धन है। अब मैं आपको बताऊँ, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, होलसेल सेक्टर है, ये टैक्स दे ही नहीं रहे हैं। यानी आपका पूरा एग्रीकल्चर 2 अरब रुपए दे रहा है, रिटेलर होलसेल वाले नहीं दे रहे, ट्रांसपोर्टर्स नहीं दे रहे, एक्सपोर्टर्स नहीं दे रहे। अब मैं ये चाहता हूँ कि हमने सब कमा लिया, अब कौम को भी ये समझना होगा कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क में हमें बहुत कुछ दिया है, अब जो हम कमाएं उस पर टैक्स दे दें, हमें किसी से कुर्बानी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे फिर अर्ज करता हूँ कि ये मैंने जो आपको कैलकुलेशन बता दी 5800 की, और उसकी तो इससे तो मुल्क चल ही नहीं सकता और ये हदफ हासिल होना मुश्किल नजर आता है। लेकिन आप ये देखिए कि फिर कर्जों का बोझ बढ़ेगा, फिर आप अपने असासे बेचेंगे। अब आप ये देखिए कि हमने डिपॉजिट लेने के लिए हम किस हद तक गए, मैं आपको बता दूं। रोशन डिजिटल अकाउंट में एक क्लॉज रख दिया हमने कि जिन लोगों ने टैक्स एमनेस्टी से फायदा उठाया था, यानी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं जो लोग, मुल्क के अंदर, उन्होंने दौलत लूट के बाहर भेजी, उस पर हमने ये कहा कि आप 6% दे दें, पैसा बाहर रख दें। तो 6% एक मरतबा उन्होंने दिया, उनका पैसा वाइट हो गया। अब उनको कहा कि आप 6.5% पर ईयर पर यहाँ ले आए, यानी अगर वो 3 साल के लिए पैसा यहाँ लाते हैं तो उनको 20% कमा गया, बाहर वो कमा रहे हैं आधा परसेंट, 1%। तो इतनी महंगे पर जब आप लाए देंगे उनको, उन लोगों को जो लूट के ले गए थे, तो फिर आगे इनको वापस भी तो देना है। फिर आप देखिए कि हमारा जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है सीपैक है, जो गेम चेंजर बन सकता था, उनकी मुनाफे की शरह बहुत ज़्यादा है, वो भी आपको वापस करना है। तो मुझे जो परेशानी है वो ये है कि आपको हमें पता है कि मेरे मुल्क की जो बरामदात हैं, जिसको ये कारनामा कह रहे हैं, ये 2011 में जो थी वही आज है। 2011 में तो डॉलर 88 रुपए का था, आज 157 रुपए का है। उसके बाद अगर हम 2011 की बराबर पहुंचे हैं, तो जो मुल्क चला है वो तरसीलात पर चला है। 3 वर्षों में 73 अरब डॉलर की तरसीलात अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। लेकिन ये बरकरार रहेंगे जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं। तो अगर ये खुदा न खास्ता ये गिरती हैं, जो कि गिरेंगी, तो इसको तो हम यूज़ करना चाहिए हमें मुल्क की सरमायाकारी के लिए, ताकि 10% ग्रोथ होती। हम इसको तिजारती खसारे के लिए करते,
बरामदात मेरे मुल्क की कम है, रेमिटेंस से ज्यादा है, ये नहीं चलेगा। इसमें 111.4 भी है, इसमें FATF भी बीच में आ सकता है, 40% सऊदी अरब और UAE से भी हैं, जहाँ के हालात आपको पता है। तो अब हमें ये सब देखना है कि हमें प्लान करना है। ये सलामती का मसला है पाकिस्तान का, मईशत का मसला है, आवाम का है, कि तमाम वसाइल के होते हुए क्या हम एक ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं जो कि मुल्क को 10% लेके जाए और हम खुद हंसारी की तरफ जाएं। इसलिए कि जौहरी ताकत के बाद पाकिस्तान पे जो खतरात हैं, मैं आपको बता दूं, न्यू ग्रेड गेम के तहत जो हमारे खतरात हैं, ये कौमी सलामती का मसला है। खाली ये मसला नहीं है कि अवाम जो है महंगाई से तंग आ गए, हुकूमत परेशान हो गई, कि एहतजाज हो रहा है, पॉपुलरिटी ख़त्म हो गई। ये मसला सिर्फ नहीं है, मसला सलामती का है। अफगानिस्तान हमारे साथ, आपको मानता है मसला क्या है, भारत जो कुछ कर रहा है, FATF कर रहा है, IMF कर रहा है, अमेरिका का न्यू ग्रेड गेम है। इन चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है। और मैं ये चाहता हूँ कि कौमी सलामती कौंसिल जो है इन चीज़ों पर भी गौर करे कि क्या कानून ये मुल्क में नहीं बन सकता कि अगर कोई भी पार्टी इलेक्शन जीतती है तो जो उसने बुनियादी नुकात दिए थे जिस पर कि उसको वोट मिला, अगर उससे 100% इनराफ करती है तो क्या फिर उसको हक़ हुक्मरानी रहता है या नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट को उस मामले में सुमोटो ले सकता है, या हम जा सकते हैं उनके पास कि जनाब हमने तो वोट इस चीज़ पे दिया था? तो उस पर अगर 100% बुनियादी चीज़ों पर इख्तलाफ कर रहे हैं। मसला मैं आपको एक बात बता दूँ, 2013 में सबसे कम जो बजट रखा था तालीम और सेहत का था, वो 7.6% वो PTI का था। अब 9 साल हो गए, अभी उन्होंने उसका आधा भी नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने 11% रखा था, उन्होंने उसका 1/3 भी नहीं किया। तो जो KP में 9 साल के बाद आज है तालीम और सेहत का बजट, वही है जो सिंध में पीपल्स पार्टी का है या पंजाब में PMLN का पहले था। तो ये एक पार्टी का मसला नहीं है, मुशर्रफ ने भी यही किया, इन तीनों पार्टियों ने यही किया। तो अब इन तमाम चीज़ों को बैठ के एक दफ़ा सोचना होगा कि अगर ये तमाम पार्टियां मुत्तफिक हैं कि अगर हर किस्म की आमदनी पे वफाक और सूबे टैक्स नहीं लगाते, मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाते, GST को कम नहीं करते, पेट्रोलियम लेवी को कम नहीं करते, सर्कुलर डेट का मसला जो 2400 अरब का है हल नहीं करते, हमारे पब्लिक सेक्टर के लॉसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारा कर्जा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, हमारे जो है बॉन्ड्स, हम सुकूक बॉन्ड्स महंगी शरत पर बेच रहे हैं, तो आखिर ये जो जौहरी ताकत है, जिन लोगों की नज़रें हमारे ऊपर हैं, हाँ, तो वो क्या हम CPEC को भी नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, हमें भी? तो क्या ये वक्त नहीं आ गया कि अब हम इस चीज़ पे गौर करें? इमरान साहब को मैं समझता हूँ अगर वो ये फैसला कर लें कि जो उनके गिर्द लोग हैं उनको हटाएं और 22 करोड़ आदमियों से आप कहें कि मेरा ये एजेंडा है, मैंने महंगाई कम करनी है, मैंने टैक्स कम करना है, आप मुझे सपोर्ट करें, तो आप देखिएगा कि ओवरनाइट जो है चेंज आना शुरू हो जाएगा। वरना मुझे खदशा यही है, और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मैं इसको कैलकुलेशन दे सकता हूँ अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को चाहिए, मैं बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि 2075 तक 2075 तक खुदा न खास्ता बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है कि मेरे मुल्क की फीकस आमदनी जो है OECD ममालिक से कम होगी। इसमें कतई कोई शुबा नहीं है, मिनिस्टर को पता है, स्टेट बैंक को भी पता है, बोलते नहीं है। तो क्या मेरे जौहरी ताकत इसलिए हम बने थे कि हम माशी कुव्वत ना बने? क्यों हम देखिए CPEC यहाँ पर है, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हमारे पास समंदर के ज़खायर हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर के ज़खायर हैं, हमारे पास मिनरल्स के ज़खायर हैं। तो श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह से कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ हैं? तो एक दफ़े सोचना तो पड़ेगा कौम को भी, और आपकी शायद ये जिम्मेदारी आवाम को एजुकेट करें, आवाम को बताएं कि अल्लाह मियां ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया। जफाकश किसान हैं, मेहनती मजदूर हैं, मिनरल्स हमारे पास हैं, एग्रीकल्चर हमारे पास है, मौसम हमारे पास है, ज़रख़ेज़ ज़मीन हमारे पास है। तो ये सब हम 3% 4% पर कब तक चलेंगे? ये तो बड़ा अहम सवाल है। और कर्ज़ों के बोझ पर कब तक चलेंगे? खुद निसारी की तरफ क्यों नहीं जाते? हमारा जो, आपको मैं बता दूँ अगर, कि हमारा जो डोमेस्टिक सेविंग्स रेट है वो 4-5% पर आ गया, जो किसी ज़माने में 20% पर होता था। भारत में 32% है। तो जब आप बचतें गिराएंगे तो फिर कर्जे लेंगे। तो मुझे ये है कि मुझे पता है कि पाकिस्तान में सब कुछ है, हमने आवाम को एजुकेट करना है, हुक्मरानों को पकड़ना है, उनसे पूछना है कि भाई आपका जो ये एजेंडा था, आपका जो ये मंशूर था, ये आपने फेंक दिया। अब देखिए जो इस वक्त टीम है, जो इस वक्त जो टीम है, माशी टीम जो है, उनका तो उस एजेंडे से कोई ताल्लुक भी नहीं है जो इमरान साहब ने कमिट किया था, जिसपे आई एम श्योर कि वो चाहते थे वो करना। लेकिन जो लोग अभी चला रहे हैं मईशत, उनका उस एजेंडे से कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग हैं वो उस मंशूर को बिलीव ही नहीं करते। और ये सब IMF का खेल है। मैं आपको बता दूं, एक जुमला आपको बता दूं कंक्लूडिंग, नोम चॉम्स्की 97 ईयर्स का आदमी है, बहुत दुनिया में रेस्पेक्ट है। वो ये कहता है, लिख के तहरीरी है उसकी, कि अमेरिका ने पाकिस्तान की अशराफिया को खरीद लिया है। हमें सोचना है कि हम इतने गलत फैसले जो कर रहे हैं तो आखिर ये क्यों कर रहे हैं? क्या दानिशमंदी में तो कमी नहीं है उन लोगों की?
तो ये मेरा है कि मैं चाहता हूँ कौन डॉक्टर साहब, ठीक है, मैं आपकी इजाज़त से जमील का लास्ट कमेंट चाहूँगी। जमील, आपका लास्ट कमेंट मैं चाहूँगी और इस पे भी ज़रा कमेंट कर दीजिएगा कि जिस तरह गाड़ियों की कीमतों में कमी की गई हुकूमत की जानिब से, लेकिन अब क्या गरीब आदमी तो ये कहेगा ना कि हमारा गाड़ी से क्या लेना देना। गरीब आदमी, हर बंदा गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान में, तो गरीब आदमी का लेना देना तो आटा, दाल, चीनी किस रेट पे मिल रही है, महंगी मिल रही है, सस्ती मिल रही है, क्या कहेंगे? अच्छा, गाड़ी तो लग्जरी में आती है। वैसे मेरा आपसे एक जनरल सवाल है कि हम लोग मोबाइल ज्यादा खरीदते हैं या गाड़ियां ज्यादा खरीदते हैं? तो एक कॉमन सी राय होगी कि यकीनन हमारे हर बंदे के पास मोबाइल ज्यादा होती है। तो मोबाइल की जो रेगुलेटरी ड्यूटी थी दैट वाज 34%, और इस बजट में वो 240% कर दी गई है। 240%, यानी अब गाड़ियां कितने लोग खरीदेंगे ये तो हमें भी पता है, कितने लोगों की इस्तेदाद होती है कि वो गाड़ी खरीदें, और मोबाइल ज्यादा खरीदते हैं, तो उसकी ड्यूटी आपने इतनी बढ़ा दी। यानी एक नॉर्मल सा जो मोबाइल है उसके ऊपर जो रेगुलेटरी ड्यूटी थी वो 35% से आपने बढ़ा दी, कितनी कर दी? 240%, यानी कई गुना बढ़ा दिया आपने। तो उसको कौन रजिस्टर करेगा? और एक आम आदमी उसका तो गाड़ी लेना कोई मुश्किल बात नहीं होती। लोग अगर जमा करके 12-13 लाख की गाड़ी ले भी लेते हैं तो गाड़ी अफोर्ड करना सबसे बड़ा, जब आपका पेट्रोल महंगा होगा, जबकि उसकी ऑयल चेंज कराना महंगा होगा, तो वो किस तरह से अफोर्डेबिलिटी की तरफ जाएगा? और दूसरा, नेचुरल यानी इको बैलेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे होगा? और तीसरी इंपॉर्टेंट बात वही जो मैं पहले कह चुका हूँ, खान साहब बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं, खान साहब की टीम बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कल सुबह 10:30 बजे जॉल्टा बाइक्स पाकिस्तान की जानिब से इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, पहली इलेक्ट्रिक इको फ्रेंडली बाइक, जिसको उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान कर रहे हैं। मैं खुद भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। कल सुबह 10:30 बजे होगा, वो लाइव भी जा रहा होगा बहरहाल। लेकिन ये अच्छे डिसीजन हैं, बड़े अच्छे डिसीजन हैं, लेकिन इन्फोर्स कौन कराएगा और गवर्नेंस किस तरह से एप्लीकेबल होगी कि पॉजिटिव और राइट गवर्नेंस हो, जिसका फायदा एक आम आदमी को पहुंचे, जिसके लिए आप ये डिसीजन ले रहे हैं। मेरे ख्याल में गाड़ियों की कीमतों के ऊपर असरात डालना भी अच्छा है, उसको कम करने से ज्यादा बेहतर था कि आप नेसेसिटीज की तरफ आते। अभी आपने टैक्सेस में छूट की बात की है, तो दूसरी तरफ आपका टैक्स कलेक्शन का टारगेट भी बढ़ा है। तो टैक्स कलेक्शन का टारगेट आप कैसे पूरा करेंगे जब आपने टैक्सों में इतनी छूट दे दी? और जो मिडिल क्लास आपका तबका है, जो कि सैलरीड तबका है, वो तनख्वाह लेने से पहले अपना टैक्स कटवा बैठता है। आप और हम अपना टैक्स कटवा बैठते हैं, हमें देना होता है हर हाल में। यानी अगर एक बंदा फर्ज के 10 लाख ले रहा है तो उसे 25% टैक्स दे रहा है, 2.5 लाख रुपए टैक्स तो वो दे रहा है महीने का। सबसे ज्यादा टैक्स वो पे कर रहा है और सबसे ज्यादा लॉ अबाइडिंग सिटीजन वो है, और सबसे ज्यादा झटका भी उसी को आप दे रहे हैं। तो खान साहब को, उस मिडिल क्लास को जो ग्रे एरिया में खड़ा है, जो गरीब और अमीर के बिल्कुल दरमियान में और सबसे बड़ा वोटर है पाकिस्तान का, और खान साहब का भी मेरे ख्याल में सबसे बड़ा वोटर वो है, उसकी हालत गुजार को बेहतर करने के लिए आपको नेसेसिटीज को सस्ता करना होगा, जो फिर डेली रहन सहन के लिए जरूरी है। नमक, आटा, चीनी, दालें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि फोन्स और लग्जरी आइटम्स लाइक कार। ठीक है जी, ठीक है जी। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जमील फारूकी साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।